नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। 8 सालों में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता छोड़ने की बात नहीं की। इन 8 सालों में उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं तो गोरखपुर चला जाऊंगा, मैं तो पीठाधीश्वर हूं और वहां सेवा करूंगा। उन्होंने ये बात कभी नहीं की। वे 8 साल तक सत्ता से ऐसे चिपके रहे कि उसके आगे फेविकोल का जोड़ भी बेकार है। कितनी बार उनकी ही पार्टी के सदस्यों ने खींचना चाहा कि योगी जी छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पा रहा है। योगी जी अड़े रहे कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। उनकी पार्टी के अपने डिप्टी सीएम से उनकी महाभारत चली, सार्वजनिक तौर पर चली। केशव मौर्य के साथ उनकी नहीं बनी, ब्रजेश पाठक के साथ उनकी नहीं बनी, संगठन के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनके साथ उनकी नहीं बनी, अधिकतर विधायकों के साथ में उनकी नहीं बनी। और हर बार ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी के भीतर ही बगावत और विद्रोह लगातार उबलता हुआ दिखा। विधानसभा के अंदर 200 से ज्यादा विधायक बैठ गए योगी आदित्यनाथ के विरोध में, बीजेपी के अपने विधायक। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सत्ता नहीं छोड़ी, फेविकोल के मजबूत जोड़ को भी वो चुनौती देते रहे। मगर अब क्या हो गया है, अभी सोचने वाली बात है। कुछ तो हुआ है, राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता है। अच्छा, ये कोई पूछ भी नहीं रहा है उनसे कि कोई कह रहा हो कि योगी जी आप कब इस्तीफा देंगे। कौन पूछेगा भाई, वो सीएम हैं यूपी के, उनसे कौन पूछेगा। खुद से कहे जा रहे हैं। अयोध्या आज गए तो बोल दिए कि राम मंदिर के लिए मैं सत्ता छोड़ दूंगा। अरे भाई, राम मंदिर तो बन गया है, अब सत्ता क्या छोड़ेंगे आप। राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, दुनिया को पता है। अब सत्ता क्यों छोड़ेंगे। अब तो राम मंदिर आंदोलन नहीं रहा, अब तो राम मंदिर को लेकर के कोई रुकावट नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बन के तैयार हो गया है, देश दुनिया भर से दर्शनार्थी आ रहे हैं। तो राम मंदिर के नाम पर सत्ता छोड़ने की बात क्यों कही कि राम मंदिर के लिए हम सत्ता भी छोड़ देंगे, सत्ता चली जाए कोई परवाह नहीं। मतलब जो बन के खड़ा है राम मंदिर, उसके लिए सत्ता छोड़ने की बात। अगर ये कहते कि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए पूरा का पूरा वो उस जगह पर मंदिर ही होगा, मैं अपनी सत्ता छोड़ दूंगा, तो फिर भी समझ में आता ये किसी एक मकसद के लिए इशारा कर रहे हैं कि वहां काशी विश्वनाथ में पूरा का पूरा मंदिर बनना चाहिए। अगर वो कहते मथुरा पर कि मथुरा में के लिए मैं सत्ता छोड़ दूंगा, तो भी समझ में आता कि चलिए वो एक पुराना आंदोलन है, उसकी बात कर रहे हैं। वहां पर बोले अयोध्या में, जहां पर मंदिर बन के तैयार है कि मैं सत्ता छोड़ दूंगा राम मंदिर के लिए। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि कुछ तो अनयूजुअल है, कुछ तो अस्वाभाविक है, कुछ तो लीक से हटकर है। जो नहीं होता था वो अब है। वो कुछ क्या है, यही सूत्र है असली। जब आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ आजकल इतना परेशान क्यों हैं। इसके पहले एक चैनल के इंटरव्यू में गए थे, वहां उन्होंने बोल दिया, पूछा गया था सवाल उनसे वारिस को लेकर के। वारिस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वारिस। सवाल था दिल्ली का और वो चले गए गोरखपुर कि मैं तो गोरखपुर चला जाऊंगा। तो ये बार बार क्यों हो रहा है, यही तो असली यक्ष प्रश्न है। तो मैं आपको विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जानकारी बता रहा हूं, ऑफ रिकॉर्ड जो जानकारी है, और ये उनके ही करीबी लोगों के जरिए आई है जानकारी। ये सब चीजें सार्वजनिक कहीं नहीं जाती हैं। वो लोग तो नहीं कह सकते हैं, हम लोग उनसे फीलर्स पता करके यहाँ पर अपनी बात कह सकते हैं। दरअसल कहानी क्या है कि योगी आदित्यनाथ को भी ये लग रहा है कि अब ये गाड़ी खींचेगी नहीं, जैसे तैसे 8 साल खींच गई, ये और नहीं खींचनी है, ये उनको समझ में आ रहा है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ, जो उनकी पुरानी आदत है थ्रेट करने की यानी कि किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती से, धमकी से मनवाने की उनकी पुरानी आदत है। और जो लोग गोरखपुर में जब वो हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे, उस समय अगर जिन्होंने उनकी राजनीति को देखा हो तो उनको पता होगा कैसे बीजेपी से टकराव होता था उनका। अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के हाथ में बीजेपी की कमान थी और योगी आदित्यनाथ से अक्सर टकराव होता था। और वहां भी योगी आदित्यनाथ इन्हीं सब शब्दों का इस्तेमाल इसी तरीके से करते थे, ये दिखाने के लिए कि आप अगर मेरे साथ नहीं आओगे मेरी शर्तों पर, तो मेरे पास भी विकल्प खुले हुए हैं। ये पहले भी करते आए हैं योगी, ये पुरानी उनकी चिरपरिचित शैली है। उसी का प्रयोग ये अभी भी कर रहे हैं। और जब वो क्राइसिस में होते हैं, जब संकट में होते हैं, तो ज़रूर करते हैं। तो इस समय बहुत बुरी तरह संकट में योगी आदित्यनाथ। संकट में क्यों हैं, इस पर जरा आ जाते हैं। संकट में इसलिए हैं कि ये संकट कहीं बाहर से नहीं आया है।
समाजवादी पार्टी उनको नहीं हटाने जा रही है, ना उसकी विधानसभा में इतनी ताकत है, ना ही वो कोई ऐसा आंदोलन ही छेड़े पड़ी हुई है कि योगी को हटा दिया जाए। कांग्रेस सवाल ही नहीं उठता है, बीएसपी बात ही खत्म है। तो उनको बाहर कहीं से कोई संकट नहीं है, संकट उनको पार्टी के भीतर से है, और ये संकट उनकी कार्यशैली को लेकर के है। और ये संकट, ये तो आप देखिए, ये तो बीजेपी की दाद देनी पड़ेगी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इतना आंतरिक संघर्ष है, इतना अंदर का पार्टी के भीतर ये असंतोष है, क्रोध है, सब कुछ होने के बाद पहले ही टर्म में 200 से ज़्यादा विधायक, मैं 200 से ज़्यादा कह रहा हूँ तो बताते हैं कि 200 से ज़्यादा क्या, लगभग संख्या थी पूरी विधायकों की। कुछ जो नहीं बैठे थे वो भी बैठे वालों के साथ में थे, विधानसभा में बैठ गए थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी के विधायक। वो शुरुआत थी और तब से अब तक ये सिलसिला थमा नहीं है। बीजेपी के अंदर ही उनकी यूपी में कोई स्वीकार्यता नहीं बची है। उनके खिलाफ जो बीजेपी के विधायक हैं या बीजे संगठन के लोग हैं, उसकी बड़ी खाटी वजह भी हैं। योगी आदित्यनाथ इन 8 सालों में, खबर यही है कि किसी ना विधायक की सुनी है, ना किसी मंत्री की सुनी है, ना डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की बात तो छोड़ दीजिए। योगी आदित्यनाथ सुनते हैं अपने आसपास के 4-5 अधिकारियों की, वही अधिकारी उनकी आंख, नाक और कान हैं, उनकी ही सुनते हैं योगी आदित्यनाथ। और यही जो अधिकारियों की संस्कृति पूरे प्रदेश में फैली हुई है। पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों से ये आवाज़ें उठ रही हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आवाज़ें उठ रही हैं, गाजियाबाद से आवाज़ें उठ रही हैं। मैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको बता रहा हूँ, भदोई से, कौशाम्बी से, प्रयागराज से, और आप झांसी की ओर चले जाइए, झांसी से, जालौन से, ऐसी जगहों से, पश्चिम में आ जाइए, सहारनपुर से, मेरठ से, इस तरह की आवाज़ें बीजेपी के ही नेता और कार्यकर्ता उठा रहे हैं कि अधिकारी जो है उनके ऊपर हावी हो गए हैं, अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका काम हो जाता, हमारा नहीं हो पाता, क्योंकि उनको काम करवाने के दूसरे तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी सरकार है तो हम पैसे क्यों देंगे, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। हमारे काम नहीं होते हैं। लोकसभा में जो बीजेपी की हार हुई, उसके बाद संगठन ने एक रिपोर्ट तैयार की हार के कारणों की, और उस 15 पन्ने की रिपोर्ट, वो खबर चूंकि मैंने ही ब्रेक की थी, उसमें साफ लिखा था कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता बुरी तरह से परेशान हैं, निराश हैं, कोई अधिकारी नहीं सुनता है, पेपर लीक हो रहा है, करप्शन की खबरें हर तरफ फैली हुई हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल एकदम डाउन है, वो क्या पार्टी के लिए खड़े होंगे। ये उसमें लिखा हुआ था, डॉक्यूमेंटेड था। योगी आदित्यनाथ के राज में करप्शन और पेपर लीक की खबरें आज से नहीं, जब से सरकार चल रही तब से आ रही। इतने पेपर लीक हुए हैं यहाँ कि रिकॉर्ड हो गया है। ये उनके शासन की अक्षमता का नमूना है कि वो बतौर शासक असफल और अक्षम हर चैलेंज में होते आए हैं। कभी नजूल का मुद्दा ले आते हैं, बैकफुट पे लेना पड़ता है। यूपी में अच्छी खासी आबादी नजूल पे रहती है, उनके बारे में, योगी जी के बारे में भी कहा जाता है, उनको अधिकारी जो समझा देते हैं वो बस वही उनके लिए अंतिम सत्य होता है। वो अपना विवेक नहीं लगा पाते, क्योंकि उनके पास प्रशासन का अनुभव नहीं है, और वो स्वभाव से लोकतांत्रिक नहीं है कि अगर अनुभव नहीं है तो 4 लोगों की समझ लें। 4 लोग कौन? अपने विधायकों से सुन लें, मंत्रियों से सुन लें, जो जनता को डील करते हैं उनकी बात सुन लें। वो सुनते हैं 4 अधिकारियों की बात। तो ऐसे में लगातार एक के बाद दूसरे चैलेंज, नुजूल वाला बिल लाए, वापस लेना पड़ा उनको। कितने ही मैं आपको उदाहरण गिना दूं। बेसिक शिक्षक जो कि रीढ़ होते हैं किसी भी चुनावी व्यवस्था की, बेसिक शिक्षकों के खिलाफ उनको समझा दिया गया कि महाराज ये डिजिटल अटेंडेंस इनकी बड़ी ज़रूरी है, कि हाँ कर दो, उसको कर दिया गया। पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू हो गया, दखल हुआ दिल्ली से, उनको वापस लेना पड़ा, यूटर्न लेना पड़ा। फिर किसी ने समझा दिया महाराज जी बुलडोजर चला दीजिए पंतनगर पर, लखनऊ में 12 दिन कहाँ चला दो। यही नहीं समझ में आया कि उनके अपने ही वोटर पंतनगर में रहते हैं, बवाल शुरू हो गया, बुलडोजर रोकना पड़ा। तो ऐसे ऐसे फैसले योगी आदित्यनाथ लेते आए हैं जिसका कि ना कोई सिर होता है ना कोई सिरा होता। अधिकारी जो समझाते हैं योगी जी वो कह देते हैं। यही बातें सामने लगातार आ रही हैं, और खुद उनकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अधिकारियों ने कबाड़ कर रखा है, और योगी आदित्यनाथ किसी चहेते अधिकारी के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। महाकुंभ में इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हुई, इतने लोग मर गए, 30 की संख्या तब बताई योगी आदित्यनाथ ने जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया कि जो नहीं रहे हैं उनको श्रद्धांजलि। ये कह प्रधानमंत्री ने, उसके पहले तक योगी आदित्यनाथ का जो पुलिस प्रशासन है वो यही कह रहा था नहीं कोई भगदड़ नहीं हुई है, ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, संवेदना जताई, तब जाकर के आंख में पानी आया, और तब उनके अधिकारियों ने स्वीकारा
और वो भी बहुत देर शाम स्वीकारा कि जाके 30 मौतें हुई हैं। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ 3-4 एजेंसियों को बुलाया गया, ANI को, PTI को, और उनके सामने रोए कि डैमेज को कंट्रोल किया जाए। तब जब प्रधानमंत्री ने, ये है योगी आदित्यनाथ की प्रशासन पर जो उनकी समझ और पकड़ ही उसका एक आईना है कि महाकुंभ जैसी स्थितियों को संभाल नहीं पाए और इतना बड़ा रायता फैला, VIP कल्चर को लेकर के हंगामा हुआ, दुनिया का सबसे लंबा जाम लगा, मगर इस सब के बाद भी आप पूछिए एक्शन क्या हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े बदइंतजामी हुई, रहते फैले, लोगों की जान गई, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अब योगी आदित्यनाथ एक्शन ले कैसे? एक्शन वो तब लेंगे जब वही 4 अधिकारी उनसे कहेंगे महाराज जी एक्शन लीजिए। अब 4 अधिकारी क्यों कहेंगे? वो 4 अधिकारी के ही खास अधिकारी तो वहां तैनात किए गए थे, तो उन पर एक्शन क्यों होगा? तो कोई एक्शन नहीं हुआ। ये योगी आदित्यनाथ के प्रशासन का आईना है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, महाकुंभ, ऐसे कितने हैं जहां भी कोई बड़ी इस तरह की घटना घटती है वहां कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि अधिकारी तो वही है सारे जो एक लॉबी के जरिए वहां पर आए हैं। तो ये सारी समस्याएं योगी आदित्यनाथ के साथ रही, और एक सबसे बड़ी समस्या रही वो रही जातिवाद की, और वो आरोप लगा ठाकुरवाद का कि यूपी में पूरी ठाकुरों की सरकार चल रही है। और योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू आपको याद होगा जब उन्होंने खुद ही कहा था कि भाई क्षत्रिय वंश बड़ी उसकी उन्होंने सराहना करते हुए यहाँ तक बोल दिया कि भगवान प्रभु ने भी इसी वंश में अवतार लिया है। ये एक प्रदेश का मुखिया कह रहा है, और बात सिर्फ कहने की होती तो भी चल जाता। उनके आसपास की हर मलाईदार बड़ी पोस्ट पर तो क्षत्रिय ही नजर आते हैं। ये बात मुझे या आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं है। आप उठाइए, इंटरनेट पे जाइए और देखिए कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कौन कौन बैठा हुआ है। आप चेक कीजिए, आप चेक कीजिए कि सूचना विभाग की जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है, जो सबसे ताकतवर महकमा है सूचना विभाग, कौन उसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है। आप चेक कीजिए कि STF से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की मेन जिम्मेदारी किसको दी गई है, चेक कीजिए। आप चेक कीजिए कि प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से लेकर के और प्रशासन की अलग अलग तहों पर DM, SP, SSP में कौन बैठा हुआ है, कमिश्नर में मेन जगहों पर कौन बैठे हुए हैं। आपको एक नज़र में समझ में आ जाएगा कि अखिलेश यादव के दौर में जो आरोप लगाते थे यादव राज का, वो यहाँ पर देखें ये क्या चल रहा है। और यहाँ तक बात सामने आई, ऐसी बातें सामने आई। ये सब मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए दे रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ अपनी विदाई की बातें क्यों कह रहे हैं कि मैं सत्ता छोड़ दूंगा। ये इस ठाकुरवाद का एक सिरा तब खुल के सामने आया जब लखीमपुर खीरी में योगेश शर्मा को, पार्टी के BJP के OBC विधायक को अवधेश सिंह, वहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरेआम थप्पड़ मार दिया। कैमरे में वो दर्ज हुई वो घटना। योगेश शर्मा आंसू बहाते रहे, सर पटकते रहे। लखनऊ में इस चौखट उस चौखट, एक FIR तक दर्ज नहीं हुई, पूरे 6 दिन लग गए। और वो भी तब दर्ज हुई जब संगठन ने कार्रवाई की और अवधेश सिंह को और उनकी पत्नी को बाहर निकाल दिया, तब जाकर के सरकार को शर्म आई। और वहां भी यही बात उठी कि ये ठाकुरवाद नहीं तो और क्या है। बाकायदा करणी सेना ने अवधेश सिंह जिसने थप्पड़ मारा था उसके समर्थन में वहां पर बाकायदा सभा कर दी, और उसमें अवधेश सिंह गए और नारा लगा, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं और हर बार यही सामने आ रहा है। एक बात मैं आपको और याद दिलाऊं, लोकसभा जब चुनाव चल रहे थे तो 36 पंचायतें हुई पूरे प्रदेश में, 36 पंचायत अलग अलग जगहों पर। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आचार संहिता लगी है, धारा 144 लगी, उसके बाद भी 36 पंचायतों को इजाजत किसने दे दी? हर कोई हैरान था। प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने क्यों नहीं रोका? प्रशासन के ऊपर कौन बैठा हुआ था? ये सारे सवाल उठे और बाकायदा 36 पंचायतों के जरिए ये आरोप लगा कि बीजेपी के ही अपने सांसदों को या यूं कहें उम्मीदवारों को हराया गया है, भीतर घात किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक उपलब्धियों के नाम पर कहीं कोई चीज नजर नहीं आती है सिवाय हिंदू मुसलमान के। संभल की बात कर लें, वो जो उनके बस में है, कभी संभल की बात, कभी अतीक की बात, कभी मुख्तार की बात, यही 5-6 चीजें। ऐसा भी नहीं कि अतीक और मुख्तार के साथ जो हो गया उसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की आलम यह है कि बहराइच में दंगा हुआ जा रहा है, संभल में अलग उपद्रव, लोगों की जानें जा रही हैं, कस्टडी में मौतें हो रही हैं, सरेआम पत्रकार की गोली मार के हत्या हो रही। राघवेंद्र वाजपेयी की अभी तक पुलिस पर्दाफाश नहीं कर पाई है। सरेआम जो है दलित व्यक्ति को कस्टडी में जान चली जा रही है, उसकी घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि मारा गया उसको। सरेआम ये सब कुछ हो रहा है, अखबार के पन्ने रंगे हुए हैं, कहीं भी गोली चल रही है, लूट हो रही है। योगी आदित्यनाथ का पूरा कंट्रोल खत्म हो चुका है, ऐसा लगता है प्रशासन पर से ये वो सरकार चला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब निचोड़ ये है कि उनको पता है कि हालत खराब है।
उनको पता है कि बीजेपी 2017 और 22 जीती ही सोशल इंजीनियरिंग के दम पर थी कि दलित, पिछड़े ये सब जुटे, उससे बीजेपी जीती। ठाकुरवाद से बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती है, ये सबको समझ में आ रहा है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ पर जो ठाकुरों की सरकार का आरोप लग रहा है और जिसके सबूत रोज सामने आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ किसी की सुनने को तैयार नहीं है, वो सबको अब समझ में आ रहा है कि ऐसे तो सरकार में बुरी तरह से बीजेपी हारेगी। और अभी जो उपचुनाव हुआ है उसमें बीजेपी किस तरह से जीती है ये बीजेपी के नेताओं को पता है। मेरी बात होती रहती है ऑफ रिकॉर्ड, मुझे तमाम बीजेपी के बड़े नेता बताते हैं कि यार भैया छोड़ दीजिए, वो कैसे जीती हम जानते हैं, उपचुनाव में कैसे जितवाया गया इज्जत बचाने के लिए। लेकिन अभी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अच्छा आप ये बात ठीक है 6-7-8 सीटों में ये खेल कर सकते हैं, जब एक बड़ा चुनाव होगा तो ये खेल कैसे कर पाएंगे? जब पूरे प्रदेश में 400 सीटों पर चुनाव होगा तो नहीं कर पाएंगे आप, ये सबको मालूम है। तो ऐसे में साफ हो जाएंगे आप, जो लोकसभा में हुआ है वही विधानसभा में दिखेगा और आप बुरी तरह साफ होंगे। और यूपी जैसे स्टेट को गंवाना है बीजेपी से, ये बीजेपी को झेलने लायक बात है नहीं बीजेपी को। और वैसे भी सत्ता आई ही इसीलिए क्योंकि उसको सोशल इंजीनियरिंग से जोड़ा गया था, मोदी का चेहरा था, पिछड़ी जातियों को लाया गया था। योगी आदित्यनाथ तो ऊपर से आकर के बिठा दिए गए थे हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन अब उनका हिंदुत्व भी किनारे जा चुका है। प्रशासन में कहीं कोई भी चुस्ती दुस्ती नहीं है, प्रशासन में कहीं कोई गति नहीं है, करप्शन के संगीन आरोप हैं, परीक्षा लीक का एकदम झाम है, ठाकुरवाद का जबरदस्त आरोप, सप्रमाण आरोप है, भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां फैली हुई हैं कि आपको वो जो याद चौपाई है हरि अनंत हरि कथा अनंता, उस तर्ज पर है। और योगी आदित्यनाथ का पूरा नियंत्रण खत्म हो चुका है, बस ऑटो मोड में पार्टी चल रही है। तो ऐसे में अब उनको भी समझ में आ गया है कि अब ज़्यादा दिन नहीं है। और ये जो लोग उड़ाते हैं उनका जो सूचना विभाग है योगी आदित्यनाथ का, बड़ा ही उसके बारे में भी बड़ी कहानियां हैं भाई, अपनों का ही टारगेट क्लिक करते हैं। ये एक और योगी आदित्यनाथ का कारनामा, मैं उनका कारनामा इसलिए कहूँगा क्योंकि उन्हीं का सूचना विभाग है, तो उन पर इस बात का भी आरोप है। कारनामे को आरोप से रिप्लेस कर देते हैं, चलिए उन पे आरोप है। और ये आरोप उनकी ही पार्टी के सहयोगी लगा रहे हैं। आशीष पटेल उनकी पार्टी के मंत्री सहयोगी दल के, उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग करते हैं सूचना विभाग के लोग। नाम लिया शिशिर सिंह, मृत्युंजय सिंह, योगी आदित्यनाथ के दो बेहद ही चहेते, शिशिर सिंह, मृत्युंजय सिंह। और बाकायदा अपनों की टारगेट किलिंग करना, खबरें प्लांट करवाना, अखबारों में सोशल मीडिया में टारगेट किलिंग करवाना, ये सारे संगीन आरोप लगे। खुद पार्टी के संगठन के लोगों ने दिल्ली जाकर शिकायत की कि ये सूचना विभाग तो योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करता है और हम लोगों की ऐसी तैसी करता है। ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, भूपेन्द्र चौधरी, संजू बालियान, सतीश गौतम, किसी को नहीं छोड़ना है, सिर्फ एक की जय जयकार योगी आदित्यनाथ की। और यहाँ तक कि मोदी और शाह पर भी अटैक कर देना, आरएसएस पर भी अटैक कर देना है। बस सिर्फ योगी आदित्यनाथ को ईश्वर जैसा, जेम्स प्रथम जो 17वीं शताब्दी का इंग्लैंड का सम्राट था, जिसने कहा था राज्य का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और जो उसका विरोध करेगा वो नहीं रह पाएगा, प्रजा राजा का विरोध नहीं कर सकती। वैसे ही सूचना विभाग योगी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करता है। जमीन पे कुछ नहीं है, जमीन पे गड्ढा है, लेकिन मार्केटिंग ऐसे की जाती है। कितने पैसे बहाए जाते हैं वो अलग एक कहानी है। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ को समझ में आ गया कि अब नहीं ज़्यादा दिन बचे हैं सत्ता में, और बीजेपी ऐसे ही काम करती है, वहाँ पर पूरा टाइम दिया जाता है। मनोहरलाल खट्टर को तो कम से कम 2 कार्यकाल दे दिए गए, जबकि पिछली बार वो बुरी तरह से, पहले कार्यकाल के बाद बुरी तरह से उनकी जो है ये हो गया था कि किसी तरह से दुष्यंत चौटाला की बदौलत सत्ता में आए थे, तब भी शिवराज सिंह चौहान को 4 पूरे कार्यकाल के बाद हटा दिया गया। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को भी सिर्फ उसी का फायदा मिल रहा है जो बीजेपी की कार्यशैली है। ये सब हवाई बातें कि योगी बड़े ताकतवर हैं, बीजेपी में दम नहीं उनको हटा पाने का, ये सारी हवाई बातें योगी के सूचना विभाग ने ही गुब्बारे में हवा भर भर के फैलाई हैं। आज भी अंदर की कहानी ये है, सूत्र ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ को आज हटा दिया जाए तो उनके पीछे 2 विधायक नहीं मिलेंगे, 2। हाँ, ये हो सकता है ये जरूर मिले, शिशिर सिंह और मृत्युंजय सिंह उनके 2 करीबी, और एक संजीव सिंह हैं, ये ओएसटी हैं उनके, ये भी बड़े करीबी बताए जाते हैं। ये लोग भले ही मिल जाएं, और उसमें भी संजीव सिंह, मृत्युंजय सिंह तो मिल जाएंगे, बाहर के शिशिर सिंह कहाँ जाएंगे, वो तो गवर्नमेंट के हैं, वो तो पीसीएस से प्रमोटी आईएएस हुए, उनको तो यही काम करना है। अखिलेश यादव के दौर में भी वो ठीक ठाक जगह पर बताए जाते हैं, उनकी अलग ही करिश्मे हैं, उस पर बाद में कोई बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये पूरी कहानी यही बताई जाती है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सोर्सेस के आधार पर, जो बिहाइंड द सीन जो चल रहा है।
जो अखबार नहीं छापते हैं, जो टीवी नहीं बताता, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जो अंदर खाने में बातें चलती हैं वो सारी आपके सामने ला रहा हूँ। इसलिए ला रहा हूँ कि लोकतंत्र के चौथे खंभे होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि आपको अंदर की पूरी कहानी आपकी जानकारी में आए, जो पर्दे के पीछे चल रहा है। पर्दा देख रहे हैं, इसके पीछे, वैसे ही मैंने आपको ये आपके सामने रखा। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ परेशान हैं और उनका ये आखिरी चारा है कि इस तरह से एक तरह की धमकी दो, एक तरह का माहौल क्रिएट करो कि आप मुझे हटा नहीं सकते हैं, हटाएंगे तो मैं कोप भवन में गोरखपुर चला जाऊंगा। और इसीलिए बार बार ये बातें कर रहे हैं कि उनको भी लग गया है कि सत्ता में दिन अब बहुत थोड़े हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह से आपको कहानियां बताएंगे और अंदर खाने में जो चल रहा है, जो सामने नहीं आ रहा है, उसको आपके सामने लाएंगे। ये हमारा वादा है।